हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 11, जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय। आज भाग 2 में बच्चों हम पढ़ेंगे क्रमचय के विषय में। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रमचय आखिर होता क्या है, क्रमचय की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, कुछ भी नहीं है क्रमचय। क्रमचय सिर्फ एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। परिभाषा के लिए हम लिख सकते हैं वस्तुओं के एक निश्चित क्रम में, एक फिक्स ऑर्डर में किए गए विन्यास, निश्चित क्रम में किए गए विन्यास बच्चों, निश्चित क्रम में किए गए विन्यास यानी अरेंजमेंट को क्रमचय कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे परम्यूटेशन। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विन्यास है, क्रम में अरेंजमेंट है बच्चों। ठीक है ना। चलिए, इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कोई पुस्तक है। अब आप उस पुस्तक को कितनी प्रकार से रख सकते हो। एक ही पुस्तक है तो उसको रख दो, एक ही विधि है। लेकिन अगर आपके पास दो पुस्तकें हैं बच्चों, दो पुस्तकें हैं, मान लीजिए एक इतिहास की है, हिस्ट्री की है, और एक ज्योग्राफी भूगोल की है, और आपको दो पुस्तकें रखनी हैं, तो आप पुस्तक पहले हिस्ट्री की रख सकते हैं, उसके ऊपर आप भूगोल की रख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया रखने का, है ना। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप ज्योग्राफी की किताब को रख दे और उसके ऊपर क्या रख दे, हिस्ट्री की किताब रख दे, है ना। तो दो किताबें हैं तो उनको अरेंज करने के, उनका एक निश्चित क्रम में विन्यास, उनको रखने का कितनी विधियां है, दो विधियां है। इसी प्रकार अगर आपके पास बच्चों तीन किताबें होती, मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री की किताब होती, ज्योग्राफी की किताब होती और मैथ्स की किताब होती, तो इन्हें आप कैसे कैसे रख सकते थे। आप एक रख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया पहले हिस्ट्री फिर मैथ्स फिर ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री को पहले लेकर दो तरीके। इसी तरीके से तीसरा तरीका हो गया ज्योग्राफी को पहले ले लिया, हिस्ट्री को बाद में, फिर सबसे लास्ट में मैथ्स को ले लिया। ज्योग्राफी को पहले ले लिया, फिर मैथ्स ले लिया और फिर हिस्ट्री ले लिया, है ना। इसी तरीके से आप एक तरीके से और जमा सकते हैं कि मैथ्स पहले ले लिया, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, और फिर मैथ्स पहले ले लिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे अंत में ले लिया। तो तीन चीजों को जमाने के कुल कितने तरीके हो गए, छह तरीके हो गए। एक चीज को जमाने के यानी कि एक वस्तु का क्रमचय कितना हो गया, एक। दो वस्तुओं का क्रमचय कितना हो गया, दो। तीन वस्तुओं का क्रमचय कितना हो गया, छह। तो बच्चों, अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं तो उनको जमाने की कितनी विधियां होंगी। इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आपको एक वर्ड समझना होगा, एक शब्द समझना होगा, जिसको हम कहते हैं क्रम गुणित या फैक्टोरियल। देखिए बच्चों, क्रम गुणित या फैक्टोरियल, अगर आपके पास n वस्तुएं हैं तो n वस्तुओं को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल n होते हैं। और ये फैक्टोरियल n है क्या बच्चों, वास्तव में देखिए किसी अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनके लिए बच्चों n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, n फिर एक कम कर लेंगे, फिर दो कम कर लेंगे, ऐसे गुणा करते करते कहाँ तक करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे कि अगर आपको फैक्टोरियल 1 चाहिए, ये लिखने का तरीका है बच्चों, दो तरीके से फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर n फैक्टोरियल, इसे भी n फैक्टोरियल बोलेंगे और इसे भी क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल, है ना। तो फैक्टोरियल को दर्शाने के दो तरीके हैं। एक फैक्टोरियल का मतलब हो गया
एक और इससे छोटे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो एक से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, तो एक ही है ना। जैसे 2 फैक्टोरियल, तो 2 और 2 से छोटे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, है ना, ये हो गया 2। 3 फैक्टोरियल, 3 और 3 से छोटों का गुणनफल कितना हो गया, 6। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हो गया, 6 चौक 24, है ना। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, ये कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, है ना। इस तरीके से आप कितना ही फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब वापस से ध्यान दीजिए, जब आपने एक पुस्तक अरेंज की थे तो कितने तरीके थे, एक ही तरीका था। 2 पुस्तकों को अरेंज करने के कितने तरीके थे, 2 तरीके थे। 3 पुस्तकों को अरेंज करने के कितने तरीके थे, 6, यानी कि फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3, 4 पुस्तकों को या 4 वस्तुओं को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके होंगे। इसी तरीके से n वस्तुओं को अगर हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है आपको समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये विशेष बात है, आप ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल के विषय में। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि फैक्टोरियल 0 भी परिभाषित है, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। 1 फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है, 1, और 0 फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल क्या है आपको समझ में आ गया। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n तरीके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 7 को। देखिए अध्याय 11 का उदाहरण संख्या 7, आपसे कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। ए में आपको फैक्टोरियल 3 का मान ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 और इससे छोटे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कितना आ जाएगा, 6। फिर आपको बी में मान ज्ञात करना है 2 फैक्टोरियल, या हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 का योगफल। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 गुणा 1, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये तो हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। सबको जोड़ लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, है ना आसान। देखिए इसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 गुणा 6, है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12। फिर देखिए आगे उदाहरण संख्या 8। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, मान लीजिए कि आप अपनी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान की पुस्तकों को शेल्फ पर व्यवस्थित करना चाहते हैं। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसका मतलब क्रम इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट आप करना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा आपसे पूछा है क्रमचयों की संख्या, और एन वस्तुओं को अरेंज करने की कितनी विधियां होती है, फैक्टोरियल एन होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अब आपको बैठा लेना है बच्चों। देखिए 5 पुस्तकें हैं आपके पास, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल और विज्ञान की। इन्हें आप अरेंज करना चाहते हैं, आप कितनी विधियों से अरेंज कर सकते हैं, तो आप हल में लिखेंगे हमें 6 पुस्तकों को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। अतः अतः इन्हें व्यवस्थित व्यवस्थित करने की विधियां वो हो जाएगी
6 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? देखिए, फैक्टोरियल 6 का मान आपके पास आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो 12 छिकी 72, कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। इस तरीके से आप एन वस्तुओं को अरेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से फैक्टोरियल एन की सहायता से। आपको व्यवस्थित करने की विधियों की संख्या आसानी से मिल जाएगी, जैसा कि उदाहरण संख्या 8 में आपको मिली है बच्चों। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़िए। अब देखिए, अगर हमें एन वस्तुओं में से सबको अरेंज नहीं करना, उनमें से कुछ वस्तुएं यानी कि आर वस्तुओं को अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने की विधियों की संख्या यानी इनके क्रमचय, एन में से आर को लेकर अगर हम अरेंज करें तो इन क्रमचयों की संख्या, इन व्यवस्थाओं की संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों, जब हम एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेते हैं तो एन में से आर वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या होती है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, ऐसे करते करते कहाँ तक? एन माइनस क्या करेंगे? आर माइनस वन तक। एन माइनस क्या करेंगे? आर माइनस वन तक करेंगे। आर से एक कम तक हम घटाएंगे और सबको गुणा कर देंगे, यानी एन माइनस आर प्लस वन तक हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है? एन वस्तुओं में से आर को लेकर क्रमचयों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं? सामान्यतः एन पी आर से। यहाँ पी का मतलब है बच्चों परमुटेशन, एन पी आर से व्यक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एन पी आर का मतलब हो गया एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, कहाँ तक? एन माइनस आर प्लस वन तक। इसे ही हम लिख सकते हैं बच्चों फैक्टोरियल की फॉर्म में, हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो एन पी आर का मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर अगर हमें क्रमचय बनाने हैं, अगर हमें व्यवस्था दिखानी है एन में से आर की, तो उसे हम बोलते हैं एन पी आर। ठीक है? और एन पी आर को सोल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल एन अपॉन क्या करेंगे? एन माइनस आर का फैक्टोरियल कर देंगे। अभी उदाहरण करेंगे बच्चों, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, उदाहरण संख्या 9 को देखिए। यहाँ पर हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। तो ए में आपको मान ज्ञात करना है 4p2। इसका अर्थ क्या है? 4 से स्टार्ट करना है, फिर 4 माइनस वन 3, फिर 4 माइनस क्या करना है? 2 करना है, लेकिन 2 इससे एक कम तक। देखो कहाँ तक करते हैं? एन पी आर का मतलब क्या होता है? एन पी आर का मतलब होता है एन, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते कहाँ तक? एन माइनस आर प्लस वन तक, यानी कि एन में से हम घटाएंगे आर माइनस वन तक। ये आर कितना है? 2। 2 में से 2 में से एक कम कर लीजिए, 2 में से एक कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक बार तक ही घटाएंगे, एन इंटू एन माइनस वन, 4 गुणा 3 ही करेंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 12, है ना? इसको एक तो ये तरीका है, और आसान तरीका क्या है? एन पी आर वाला। इसका मतलब हो गया, इसको इस तरीके से भी करेंगे बच्चों, और मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा। फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल कर लीजिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, इसका मतलब 2 गुणा 1, और ये 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। इस तरीके से आप एन पी आर का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरी विधि आसान पड़ेगी, ये भी आसान है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है 2 है तो आपको क्या घटाना है? एक बार घटाना है। 3 है तो आपको 2 बार घटाना है। कैसे? एक और उदाहरण करते हैं। देखिए, जैसे 6p3 है, तो इसको हल करने का तरीका सिंपल सा है। 6p3 है तो कितना? 2 बार तक माइनस करना है। 3 है ना, तो 2 ही बार माइनस करना है। तो एक तो ये हो गया 6, एक हो गया 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया? 5, और 5 में से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 4। एक बार ये माइनस कर लिया, एक बार और माइनस कर लिया, 2 ही बार माइनस किया ना।
3 है तो कितनी बार 3 पद ही आएंगे, 1 2 3 पद है तो 6 5 4, है ना, क्लियर। तो देखिए ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 20 का 120। अथवा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6p3 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी कितना है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये कितना आ गया 120 आ गया। तो दोनों में से कोई भी विधि आपके लिए आसान है। अगला देखिए यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो 4p3 है और ये 3p2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 पद खुलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2, है ना। इसमें कितने पद खुलेंगे 2, तो 3 गुणा 2 तक ही खुलेगा। 3 गुणा 2 से 3 गुणा 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज करके भी आप कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पर 6p3 इंटू 5p2, इसका मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4, सिर्फ 2 पद खुलने वाले थे, है ना। तो ये हो गया 20, ये भी हो गया 20, ये हो गया 420 गुणा 20 कितना हो गया 400। 400 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 2400 आ जाएगा, है ना। देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, 400 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2400। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कीजिएगा बच्चों। आगे देखिए उदाहरण संख्या 10, यदि आपके पास 6 नववर्ष बधाई पत्र है, कितने आपके पास बधाई पत्र है बच्चों 6 है, और आप अपने 4 मित्रों को नववर्ष बधाई पत्र भेजना चाहते हैं, यानी कि 6 में से 4 को आप बधाई पत्र भेजना चाहते हैं, तो 6 में से 4 को पत्र चुनना है, फिर उनमें अपने मित्रों के नाम भरना है। तो किसी भी क्रम में भर सकते हो ना, तो ये एक प्रकार की क्या है व्यवस्था है, ये एक प्रकार का क्या है क्रमचय है। 6 में से 4 वस्तुओं का क्या है बच्चों, ये क्रमचय है। ऐसा करने की कितनी विधियों से किया जा सकता है। तो देखिए हल, यहां हमें क्या करना है, 6 नववर्ष बधाई पत्रों में से 4 का क्रमचय बनाना है। तो हम लिखेंगे 6 नववर्ष बधाई पत्रों में से पत्रों में से 4 पत्रों के क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। 6 में से 4 के क्रमचयों की संख्या हो जाएगी 6p4, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 पद खुलेंगे ना, तो 5 चौक 20, 20 तिया कितना हो गया 20 तिया हो गया, 20 तिया 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 360। देखिए 6 पंजे 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 तरीके से हम क्रमचय बना सकते हैं। तो बधाई पत्र भेजने की कितनी विधियां हो जाएगी, विधियों की संख्या हो जाएगी 360, ठीक है। हम लिख भी देंगे अंत में, अतः 4 मित्रों को बधाई पत्र भेजने की विधियां, कितनी विधियां हैं 360 विधियों से आप भेज सकते हो, ठीक है। आगे चलिए अब देखिए उदाहरण संख्या 11, NP0 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है बच्चों, ये हो गया। देखो NPR का मतलब क्या होता है, NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसलिए NP शून्य का मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस शून्य फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा। कितना आसान सवाल है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आगे चलिए, उदाहरण संख्या 12 की चर्चा करते हैं। दर्शाइए कि n+1 NPR इक्वल टू होता है n+1 PR+1। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि NPR को फैक्टोरियल की फॉर्म में हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। इसलिए n+1 NPR बराबर हो जाएगा, देखो n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, जिसे आप लिख सकते हो, इसको तो आप लिख सकते हो, देखो n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, n+1 इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 3 टू 1 है ना, तो ये n+1 फैक्टोरियल हो गया। इसको आप लिख सकते हो n+1 माइनस r+1 लिख सकते हो कि नहीं, ये n-r ही तो आ जाएगा, और ये रहा फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली बच्चों आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास n+1 PR+1। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे क्या, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो कि n+1 इंटू NPR बराबर होता है n+1 PR+1 बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत क्रमचय करेंगे। अभी हमने जो अरेंजमेंट किए, चाहे हमने 5 पुस्तकों को अरेंज किया हो, चाहे से 6 नववर्ष पत्रों को 4 मित्रों में हमने भेजे हो, उनमें हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन अगर कुछ प्रतिबंध दिए जाएं और फिर हमें व्यवस्था करनी पड़े, तो बच्चों किस तरीके से इन क्रमचियों की संख्या ज्ञात करते हैं, आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13 बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे प्रतिबंधों के साथ क्रमचय ज्ञात किए जाते हैं, व्यवस्था करने की विधियां ज्ञात की जाती है बच्चों। देखिए, मान लीजिए कि 7 विद्यार्थी एक शयनागार में ठहरे हैं और उन्हें 7 पलंग आवंटित किए गए हैं। 7 विद्यार्थी हैं, उनको 7 पलंग आवंटित कर दिए गए हैं। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, 7 फैक्टोरियल होगी बच्चों। कितने प्रकार से आवंटित कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल प्रकार से 7 विद्यार्थियों को पलंग आवंटित किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां पर ट्विस्ट है बच्चों, हमें कहा गया है उनमें से प्रवीण नाम का जो विद्यार्थी है, वो अंजू नाम की विद्यार्थी के निकट के पलंग को नहीं चाहता, क्योंकि अंजू क्या है, खर्राटे भरती है। इसलिए प्रवीण चाहता है कि उसका पलंग, जो उसको पलंग आवंटित किया गया है, वो अंजू वाला पलंग, अंजू के पास वाला पलंग नहीं हो। आप कितनी विधियों से पलंग आवंटित कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। तो अगर हमारे पास कोई शर्त नहीं दी होती तो हम फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर लेते, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि अंजू और प्रवीण का पलंग साथ साथ नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझिए बच्चों, अगर मैं अंजू और प्रवीण को साथ साथ पलंग दे देता, तो 5 विद्यार्थियों, इनको तो कोई सा भी पलंग दे दो, है ना, 5 इकाई, और अंजू और प्रवीण का जो पलंग है वो साथ में मैं लगा दूं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ पलंग दे दूं, तो ये कुल कितनी इकाई हो गई, 5 ये, और इन दोनों को एक ही साथ देना है तो 1 इकाई ये हो गई। तो इस प्रकार से 7 अगर हम पलंग देंगे, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से हम पलंग क्या कर सकते हैं, आवंटित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें गुणा 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 पलंग है, ये प्रवीण को दे सकते हैं और ये अंजू को दे सकते हैं, ये अंजू को और ये प्रवीण को। तो ये इन दोनों को 7 वाले पलंग 2 तरीके से दे सकते हैं, फिर इन 5 को तो कोई सा भी पलंग दे सकते हैं। तो ये कुल तरीके होंगे जिनमें जिनमें अंजू और प्रवीण को क्या मिलेगा, 7-7 पलंग मिलेगा। ये कुल तरीके हैं पलंग देने के। इनमें से, इन कुल तरीकों में से अगर मैं ये तरीके घटा लूं, तो क्या मेरे पास वो तरीके आएंगे जिनमें अंजू और प्रवीण को, पलंग को नहीं बच्चों, प्रवीण को पलंग साथ साथ आवंटित नहीं किए गए हो। मेरी बात आप समझे, हमने क्या किया, पहले कुल तरीके देख लिए बिना किसी शर्त के आवंटित करने के, फैक्टोरियल 7। फिर हमने वो तरीके देख लिए जिनमें अंजू और प्रवीण का पलंग क्या हो, पास पास हो।
अगर हम कुल तरीकों में से पास पास वाले तरीकों को हटा देंगे तो वो तरीके आ जाएंगे जिसमें अंजू और प्रवीण का पलंग साथ साथ नहीं है। इस बात को हम लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चों, हल में आप लिखिएगा बिना किसी बिना किसी शर्त के 7 विद्यार्थियों को 7 7 विद्यार्थियों को बच्चों 7 विद्यार्थियों को 7 पलंग 7 पलंग बच्चों 7 पलंग आवंटित करने के तरीके, पलंग आवंटित करने की विधियां वो हो जाएगी 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5040। कितना? 5040 तरीके से। अगर कोई शर्त नहीं है तो 5040 तरीके से हम 7 विद्यार्थियों को 7 पलंग आवंटित कर सकते हैं। फिर देखिए, यदि अंजू तथा प्रवीण को पास पास में पलंग आवंटित किया जाए, पलंग आवंटित किया जाए तो आवंटन की कुल विधियां, आवंटन की कुल विधियां साथ साथ यानी पास पास वाले पलंग आवंटित करने की कुल विधियां कितनी हो जाएंगी? देखो 6 फैक्टोरियल गुणा 2, क्योंकि प्रवीण और अंजू को हमने एक इकाई माना, 5 अलग से विद्यार्थी है तो कुल इकाई हो गई 6। प्रवीण और अंजू आपस में पलंग बदल भी सकते हैं, यानी कि प्रवीण और अंजू को अरेंज करने के कितने तरीके? 2। तो 6 फैक्टोरियल गुणा 2 यानी कि 720 गुणा 2 कितना हो गया? 0 4 और ये 14, 1440 तरीके से हम इस प्रकार से पलंग आवंटित कर सकते हैं कि अंजू और प्रवीण का पलंग साथ साथ रहे। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है, अतः अंजू तथा प्रवीण के पलंग पास पास नहीं आवंटित करने की विधियां, नहीं आवंटित करने की विधियां वो हो जाएगी 5040 माइनस 1440। कितना बच्चों? 3600। कितना आ जाएगी? 3600 विधियों से आप पलंग आवंटित कर सकते हो 7 विद्यार्थियों को, ताकि अंजू और प्रवीण का पलंग पास पास नहीं हो, प्रवीण को कोई तकलीफ नहीं हो, है ना। चलिए, इसकी इस तरीके से आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबंधों के साथ क्रमचियों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद में बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। ये अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। यहाँ पर भी प्रतिबंध आपको दिया गया है। एक पशु प्रशिक्षक 5 शेर और 4 चीते एक पंक्ति में कितनी विधियों से खड़ा कर सकता है ताकि 2 शेर एक साथ न रहे, यानी कि हर शेर के बीच में क्या होना चाहिए? चीता होना चाहिए। इसी तरीके की बात कही गई है 2 शेर साथ में नहीं खड़े होने के लिए। तो देखिए, आप लिखेंगे हल में पशु प्रशिक्षक निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से 5 शेर और 4 चीते एक पंक्ति में
खड़ा कर सकता है ताकि कोई भी दो शेर एक साथ खड़े न हो। देखो कैसे, देखो बच्चों, एक हमने लोइन खड़ा कर दिया, फिर हमें किसको खड़ा करना पड़ेगा? टाइगर को, फिर लोइन, फिर टाइगर, फिर लोइन, फिर टाइगर और फिर लोइन। इस तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 लोइन हो गए, फिर टाइगर खड़ा कर दें, फिर लोइन। ठीक है? तो ये टाइगर हो गए, ये 4 टाइगर इस तरीके से खड़े हो गए बच्चों। और ये आपके पास क्या हो गए? 5 लोइन खड़े हो गए। अब देखो कोई भी 2 शेर पास में नहीं खड़े हैं। अब आपको देखना है कि इन शेरों को तो आपस में बदल सकते हो, शेरों की पोजीशन तो बदल सकते हो, चीतों की भी पोजीशन आपस में बदल सकते हो। तो यहाँ पर अतः हम कहेंगे, अतः बच्चों हम कहेंगे, देखो क्या कहेंगे हम, 5 शेर तथा 4 चीते एक पंक्ति में खड़े करने की कुल विधियां दो शेर साथ न हो, ये प्रतिबंध है। वो हो जाएगी, देखो 5 शेरों को व्यवस्थित कर लेंगे और बच्चों 4 चीतों को आपस में व्यवस्थित कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। गुणा कर लेंगे, 0 24 दूनी 48 हासिल, 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 एकम 24 और 4, 24 और 4 28। तो 2880 ऐसे तरीके हैं जिनमें वो पशु प्रशिक्षक इन शेर और चीतों को खड़ा कर सकता है। नोट कर लीजिए इसे बच्चों, और आपको फिर से हर एक सवाल को हल करना होगा, आपको खुद से समझने का प्रयास करना होगा कि किस प्रकार से ये अरेंजमेंट करेंगे। बस इतना सा याद रखिए कि एन वस्तुओं को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? एन फैक्टोरियल। एन में से आर वस्तुओं को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? एन पी आर। ठीक है, उन्हीं की सहायता से आप अरेंज करेंगे। प्रतिबंध वालों में आपको क्या करना है? इस तरीके से सवाल हल करने हैं जैसा कि मैं कर रहा हूं। देखिए अब आगे उदाहरण संख्या 15, यहां पर भी आपसे क्या कहा गया है? प्रतिबंध के साथ क्रमचय पूछे हैं। देखो क्या है, परियों की कहानियों पर 4 पुस्तकें हैं, 5 उपन्यास हैं और 3 नाटकों की पुस्तकों को कितनी विधियों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परियों की कहानियों की पुस्तकें एक साथ रहे, उपन्यास एक साथ रहे तथा नाटक एक साथ रहे, और क्रम क्या रहे? परियों की कहानियां, फिर उपन्यास तथा नाटक हो। देखो जी, परियों की कहानियों की पुस्तकें कितनी हैं? 4 है, उपन्यास 5 है और नाटक 3 है। तो यहां पर ये तो है आपके पास 4 पुस्तकें, है ना? पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3 और पुस्तक 4। ठीक है ना? और नोवेल कितने हैं बच्चों? उपन्यास नोवेल कितने हैं? 5 नोवेल हैं। इसके बाद में आपको 5 नोवेल रखने हैं। उपन्यास 1 2 3 4 5, है ना? ये 5 उपन्यास हो गए। उनके बाद आपको क्या रखने हैं? नाटक रखने हैं, ड्रामा रखने हैं। ड्रामा कितने हैं? नाटक कितने हैं? नाटकों की पुस्तकें हैं 3, है ना? तो ये नाटक वाले हैं D1, D2 और D3। इसी तरीके से आपको रखना है, और अरेंज करने की कितनी विधियां होंगी आपको बताना है। तो पहले ये पुस्तकें रखनी है कहानियों वाली, फिर उपन्यास रखने हैं और फिर क्या रखने हैं? नाटक रखने हैं। तो रख दिए हमने।
इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल तरीके से। इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल तरीके से। और इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से। गणन सिद्धांत से बच्चों, गणन सिद्धांत से हमें पता है कि अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो फिर इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? गणन सिद्धांत से हम लिखेंगे कि 4, हम लिखेंगे परियों पर क्या है? देखिए बच्चों, लैंग्वेज यहां से ले लेते हैं। परियों की कहानियों पर, परियों की कहानियों पर, कहानियों पर दिए गए दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार, प्रतिबंधों के अनुसार 4 पुस्तकों, 4 पुस्तकों, 5 उपन्यासों तथा 3 नाटकों को व्यवस्थित करने के व्यवस्थित करने करने की विधियां वो हो जाएंगी बच्चों कितनी? 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 24 गुणा 120 गुणा कितना? 6। गुणा कर लेंगे। देखो 24 को 120 से गुणा किया था क्या अभी अपन ने? 24 गुणा 120 कितना आया था? 2880 आया था। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2880 गुणा 6 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0, 8 6 की 48 हासिल, 4 8 6 की 48 और 4 52 हासिल, 5 6 दूनी 12 और 5 17। तो 17,280 विधियों से आप अरेंज कर सकते हो इन 4 पुस्तकों, 5 उपन्यासों और 3 नाटकों की पुस्तकों को। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए आगे, अब उदाहरण संख्या 16 पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि परियों की कहानियों की 4 पुस्तकें हैं, अभी भी 4 ही थी, 5 उपन्यास है, 3 नाटक है। उदाहरण संख्या 15 में भी ऐसा ही था। जैसा कि उदाहरण संख्या 15 में है, उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि परियों की कहानियां पुस्तकें एक साथ रहे, ये प्रतिबंध पहले वाले प्रश्न में भी था। उपन्यास एक साथ रहे, ये भी प्रतिबंध था। नाटक एक साथ रहे, परंतु अब यह नहीं चाहते कि उनका कोई विशिष्ट क्रम हो। अब हम ये नहीं चाहते कि ये इस विशिष्ट क्रम में हो, पहले किताबें फिर उपन्यास फिर ये। तो अब हम इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम इनको आगे पीछे रख सकते हैं, इस बंडल को, इस बंडल को और इस बंडल को बांध के हम ऊपर नीचे आगे पीछे रख सकते हैं, तो फिर कितनी विधियों से अरेंज किया जा सकता है, यही हमसे पूछा है। देखिए, अब इस स्थिति में हल लिखेंगे तो हम बोलेंगे प्रश्न प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार 4 पुस्तकों, 5 उपन्यासों तथा 3 नाटकों की पुस्तकों, ये 4 कहानी की पुस्तकें हैं और ये 3 नाटक की पुस्तकें हैं। नाटकों की पुस्तकों को व्यवस्थित व्यवस्थित करने की विधियां, अब ध्यान से समझना। हमारे पास 3 बंडल हैं, तो 3 बंडल को व्यवस्थित करने के तरीके क्या हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। पहले बंडल में हमारे पास 4 पुस्तकें हैं, तो उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरे बंडल में 5 पुस्तकें हैं, तो उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तीसरे में 3 पुस्तकें हैं, तो उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आ जाएगा 6 गुणा 17,200 कितना आया था? 17,280 आया था ना बच्चों? 17,280 गुणा कर लें, 0 8 6 की 48 हासिल, 4 6 दूनी 12 और 4
12 और 4 16 हासिल 1 6 सत्ते 42 और 1 43 हासिल हासिल बच्चों 4 छकम 6 और 4 10। तो ये आ जाएगी 1,03,680 तरीके से। अब आप व्यवस्थित कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों आप उदाहरण संख्या 16 को हल करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से लेना होगा, उदाहरण संख्या 15 से। और इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप उन बंडलों को भी अब आपस में व्यवस्थित कर सकते हो। पहले बंडल फिक्स थे। पहले क्या था कि पहले कहानियों की पुस्तकें रखी जाएंगी, ये फिक्स था। तो अब हम उसको छेड़ नहीं सकते, वो तो फिक्स है, एक ही तरीके से रखेंगे भाई, पहले उसको रखना है। फिर उपन्यास रखने हैं और फिर क्या, नाटक की पुस्तकें रखनी है, तो वहां पर तो क्रम फिक्स था। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं और आ जाएंगी। तो पहले के मुकाबले अब व्यवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आगे चलिए बच्चों, अब उदाहरण संख्या 17 पर विचार कीजिए। कितनी विधियों से 4 लड़कियों तथा 5 लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है कि चारों लड़कियां इकट्ठी रहे। अब चारों लड़कियां इकट्ठी रहने का मतलब है चारों को एक मान लो आप। चारों लड़कियों को एक यूनिट मान लोगे और 5 लड़के हैं, तो कुल मिलाकर 6 इकाई हो जाएगी। अब इन 6 इकाइयों को व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल हो गए कि नहीं। अच्छा, लड़कियों को अंदर ही अंदर, आप लड़कियों को तो एक जगह से व्यवस्थित कर ही सकते हो ना भाई। ये 4 लड़कियां हैं, ये 4 लड़कियां हैं और ये 5 लड़के हैं, ये 5 लड़के हैं। ठीक है, इन चारों लड़कियों को एक यूनिट माना, 5 लड़कों को यूनिट माना, तो 5 और 1 6 यूनिट हो गया। इसका मतलब इनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो गए, 720। लेकिन मैं क्या इन लड़कियों का अरेंजमेंट कर सकता हूं भाई। यहाँ पे जो लड़की थी गर्ल 4, गर्ल 3, गर्ल 2 और गर्ल 1, इनको भी तो अरेंज कर सकता हूं। इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 4 फैक्टोरियल। ये काम और ये काम, दोनों काम करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये आ जाएगा 720 गुणा कितना, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24, 0 8 4 28, ये आ जाएगा 28। और देखिए ये इससे गुणा करेंगे 0 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 8 7 28, 2 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। 0 8 12 7 1, तो 17,280 आ जाएगा। 17,280 ये आपके पास आ जाएगा। इतने तरीके से आप इनको खड़ा कर सकते हैं। फिर देखिए आगे, उदाहरण संख्या 18 यहाँ पर है बंगाली। बंगाली शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि स्वर हमेशा इकट्ठे रहें। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्वर, तो देखो ई एक स्वर है, ए एक स्वर है, आई एक स्वर है, 3 इसके अंदर स्वर हैं और 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों का ये क्या है, 7 अक्षरों का ये शब्द है। अगर हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं होता तो 7 फैक्टोरियल तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते थे, लेकिन ये तीनों स्वर साथ में आने चाहिए। तो 7 स्वर हैं। स्वर कितने हैं यहाँ पर, स्वर हैं 3। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन है बच्चों यहाँ पर 4। इनको साथ में रखने का मतलब इनको क्या मानो, एक इकाई मानो। तो कुल मिलाकर कितनी इकाइयां हमें व्यवस्थित करनी है, 5 इकाइयां। 5 फैक्टोरियल हमें व्यवस्थित करने हैं। इन 3 इकाइयों को अंदर हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12 तिया 36, 360 तरीके से अब आप इन शब्दों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बंगाली शब्दों के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि स्वर हमेशा इकट्ठे रहें। लिखने का तरीका वही है बच्चों जो मैंने अभी पहले उदाहरणों में करवाया। जो हम बोल रहे हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही अपने उत्तर की क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है ना, जैसे कि तीनों स्वरों को एक इकाई मानेंगे, इस तरीके से। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपकी कक्षा में करवाए हैं, उन सभी को आप ध्यान से समझिए, उन्हें बच्चों दोहराइए और फिर बच्चों हम आगे चर्चा करेंगे। तब आप बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।